हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इसमें हम लोगों ने बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज का जो आपका क्लास है इसमें हम लोग इन्हीं रोग के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जितने भी रोग आप लोग पढ़े हैं वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और साथ में जो आपके सिलेबस में अन्य डिजीज दिए हैं उनके भी एमसीक्यू को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से जो भी आपके प्रश्न बने उनको हम लोग यहाँ पे कवर करें। यहाँ पे हम केवल प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे, इनका हम विश्लेषण भी करेंगे, 4 के 4 ऑप्शन को देखेंगे और जो भी यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाएंगी उसको अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसका सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनका भी यहाँ से प्रिपरेशन हो सके। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसका लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट दे सकें और अपने एग्जाम में और बेहतर कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो प्रश्न कह रहा है कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो अगर बात करें हैजा बीमारी की, तो हैजा आपका एक प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी पर्टिकुलरली बैक्टीरिया है जिसके द्वारा हैजा होता है। तो जो ऑप्शंस आपके दिए हैं, प्लाज्मोडियम, डिप्लोकोकस निमोनी, बोर्डिटेला परट्यूसिस और आपका विब्रियो कॉलरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो विब्रियो कॉलरी है यही आपका हैजा काज करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। अगर फ्रेंड्स बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया काज करता है। क्या काज करता है? मलेरिया रोग फैलाता है। अगर हम बात करें डिप्लोकोकस निमोनी की, तो यह एक प्रकार का निमोनिया बीमारी करता है। क्या करता है? निमोनिया बीमारी करता है, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये आपके श्वसन तंत्र यानी आपके फेफड़ों को ज़्यादातर प्रभावित करता है। अगर बात करें बोर्डिटेला परट्यूसिस की, तो उसके द्वारा आपका क्या होता है, आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, काली खांसी इसके द्वारा होता है। इसको आप बूफिंग कफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भौंकने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो आपके चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और चलिए बातें हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपका जो लेप्रोसी है, ये जो बीमारी है, इसका विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि इस दिवस को हम बनाने का मतलब कि फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा यही होता है कि हम कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को बताएं और बताएं कि ये कैसे फैलता है और इनका हम निवारण भी किस प्रकार से करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर आपका 21 अप्रैल को, या फिर आपका 31 जून को, या फिर आपका 15 अगस्त को। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 30 जनवरी को आपका कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, पोलियो, कुकुर खांसी, टिटनेस और आपका डिप्थीरिया। सही आंसर जाएगा आपका पोलियो। पोलियो जो होता है आपके पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और पोलियो रोग को हम पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं। ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर बात करें कुकुर खांसी की, तो कुकुर खांसी आपका किसको प्रभावित करता है, आपके गले को प्रभावित करता है, या फिर ये कहिए कि आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस किसको प्रभावित करता है, तो आपके स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करता है। किसको? स्पाइनल कार्ड को आपके प्रभावित करता है। अगर डिप्थीरिया की बात करें तो भी आपके गले को या फिर कहिए आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप लोग यहाँ पे चारों के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई भी जो आपकी बीमारी है उसको मैं 1-2 बार रिपीट करता हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि सर कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं। आपके मन में इसको मतलब कि बैठा लीजिए कि हमको ये चीज़ याद करके ही जाना है। तो हम 2 बार रिपीट करें या फिर 3 बार रिपीट करें, आपको उसको सुनना है और अपने दिमाग में उसको भर लेना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आंत्र ज्वर निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, अगर हम आंत्र ज्वर की बात करें तो ये आपका होता है टाइफाइड। तो आप लोग यहाँ पे समझ कर रखिएगा कि आपका जो टाइफाइड होता है यही आपका क्या होता है, आंत्र ज्वर होता है। अब अगर बात करें आंत्र ज्वर किसके द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एंटमीबा जिंजीवैलिस, या फिर आपका नाइजीरिया गोनेरिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा साल्मोनेला टाइफोसा। देखिए इसको साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं और साल्मोनेला टाइफोसा भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके ऑप्शंस में रहेगा वही आप लोग सही करिएगा। और अगर बात करें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी की, तो कौन सी बीमारी करता है, ये आपका डिप्थीरिया बीमारी काज करता है। अगर बात करें एंटमीबा जिंजीवैलिस की, तो एक प्रकार का ये क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और ये आपका क्या रोग करता है, ये आपका पायरिया रोग करता है। क्या करता है? पायरिया रोग को ये काज करता है।
अगर बात करें नाइजीरिया गोनेरिया की, तो यह किसको काज करता है, ये आपके गोनेरिया बीमारी काज करता है। किसको, गोनेरिया बीमारी को काज करता है, जो कि आपके महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए कि आपका जो साल्मोनेला टाइफी ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी ये आपका बैक्टीरिया है, लेकिन आपका जो ये एंटमीमा जिंजीबैलिस से आपका क्या है, ये आपका प्रोटोजोआ है, और नाइजीरिया गोनोरिया भी आपका क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया है। तो इस ऑप्शन में केवल एक आपका एंटमीमा जिंजीबैलिस है, ये आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, और ये आपका पायरिया काज करता है। प्रोटोजोआ में कौन, एंटमीमा जिंजीबैलिस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 5 नंबर का है। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि आपके वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ट्रिप्नोनेमा पैलिडम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, पोलियो वायरस या फिर आपका बेरिसेला जोस्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे अगर बात करें वायरस जनित रोग, तो आपका दोनों है, पोलियो वायरस और आपका बेरिसेला जोस्टर, दोनों आपका क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था कि इनमें से सी और डी सही, तो आपका यहाँ पे ये वाला जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपका जो पोलियो वायरस होता है ये आपका पोलियो काज करता है, या फिर कहिए आप पोलियोमाइलाइटिस काज करता है। और आपका जो बेरिसेला जोस्टर है, ठीक है, ये आपका क्या काज करता है, ये आपका चिकन पॉक्स काज करता है। क्या करता है, चिकन पॉक्स बीमारी को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख दीजिए, ठीक है। अगर बात करें ट्रिपोनेमा पैलिडम की, तो ट्रिपोनेमा पैलिडम आपका क्या करता है, बहुत ही भयंकर बीमारी सिफिलिस को काज करता है। क्या करता है, सिफिलिस बीमारी को कॉज करता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। अगर बात करें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी या फिर लेप्रो की, तो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और ये आपके लेप्री यानी कि कुष्ठ रोग को कॉज करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ए वाला और बी है, दोनों आपके बैक्टीरिया हैं, और आपके पोलियो वायरस और आपका वेरिसेला जोस्टर ये आपका क्या है, ये वायरस है। देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आएगा कि कौन सा जो रोग है आपके विषाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा आपके प्रोटोजोआ के होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि धनु स्तंभ बीमारी किस जीवाणु के द्वारा होता है। फ्रेंड्स अगर हम धनु स्तंभ बीमारी की बात करें, तो आज आप लोगों ने इसका थ्योरी लेक्चर लिया है। जो आपका टिटनेस होता है यही आपका धनु स्तंभ बीमारी होता है। तो आप लोग बताइएगा कि धनु स्तंभ बीमारी किस जीवाणु के द्वारा होता है। अगर ऑप्शंस की बात करें, बैसिलस पेस्टस, बैसिलस टिटैनी, मोरब्रेली या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बैसिलस टिटैनी जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बैसिलस टिटैनी जो होता है यही आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बैसिलस है हमने बताया था कि आपका जो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है ये आपके बैसिलस प्रकार का जीवाणु होता है, इसीलिए यहाँ पे बैसिलस टिटैनी लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बात करें मोब्रेली की, ठीक है, मेब्रेली की, तो ये आपकी खसरा बीमारी काज करता है। क्या करता है, ये आपका खसरा बीमारी काज करता है। और जो आपका खसरा बीमारी होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका जो मेब्रेली है आपके वायरस है। क्या है आपका, एक प्रकार का वायरस होता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपके वायु के द्वारा यानी कि एयर के द्वारा ये आपका बीमारी फैलता है, ठीक है। अगर बात करें बैसिलस पेस्टस की, तो आपका ये कौन सा बीमारी काज करता है, तो आपका प्लेग बीमारी काज करता है। क्या करता है, प्लेग बीमारी काज करता है। ये आपका क्या है, ये आपके बैक्टीरिया है। और जो आपका प्लेग बीमारी होता है ये आपके चूहों के द्वारा फैलता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का है। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स आपका जो हेपेटाइटिस होता है ये आपके यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शंस में आपका यकृत यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही आपका सही जाएगा, यानी कि आपके जो लीवर है इसको प्रभावित करता है। अगर हम हेपेटाइटिस के प्रकार की बात करें तो ये कई प्रकार से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ठीक है, कई प्रकार से होते हैं। अगर हेपेटाइटिस की बात करें कि किसके द्वारा होता है, तो ये आपके वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस यहाँ पे वर्क करता है, तो आपका यहाँ पे रेब्डो वायरस जो होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। कौन सा, यहाँ पे रेब्डो जो वायरस होता है यही आपका क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ऑप्शंस आपके हैं 25 अक्टूबर, 27, 28 या फिर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे 25 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है, आपका पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो आपका पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और ये आपका जिसका अगर मतलब कि साइंटिफिक नाम की है तो इसको क्या होगा, पोलियोमाइलाइटिस नाम कहते हैं पोलियो को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि खसरा रोग किस विषाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, मोब्रेली विषाणु है, लिस्मेनिया डोनोवानी है,
HIV है, एंटमीमा जिंजीबेरिस है। तो फ्रेंड्स अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपका मोबरेली विषाणु जो कि एक प्रकार का वायरस होता है और ये वायरस आपका हवा के द्वारा फैलता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यानी कि आपका जो खसरा रोग है ये आपके हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है, मोबरेली विषाणु के द्वारा होता है और ये आपकी त्वचा यानी कि आपकी स्किन को प्रभावित करता है। चलिए अगले ऑप्शन को भी देखते हैं। आपका जो लिस्मेनिया डोनोवानी है, लिस्मेनिया जो डोनोवानी है आपकी कालाजार बीमारी काज करता है। क्या करता है? कालाजार बीमारी काज करता है, जिसमें आपका तेज बुखार आता है। अगर इसके वाहक की बात करें तो आपका जो बालू मक्खी होती है यानी कि आपकी जो सैंड फ्लाई होती है, इसी के द्वारा ये फैलता है, यानी कि बालू मक्खी इसका क्या है? वाहक है, ठीक है। इतने पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिए। और आपका जो लिस्मेनिया डोनोवानी है ये आपका क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपका जो कालाजार बीमारी है ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे HIV की बात करें तो HIV खुद में एक प्रकार का वायरस है और ये HIV बीमारी के ही नाम से जाना जाता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन इसका हो जाता है तो ये आपके HIV आपके एड्स में बदल जाता है, जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम होता है एकदम से खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है और आपको विभिन्न बीमारियां काज करती हैं। अगर बात करें यहाँ पे एंटमीमा जिंजीबेरिस की तो हमने बताया कि आपकी जो एंटमीमा जिंजीबेरिस होता है इसके द्वारा आपका पायरिया रोग होता है और ये भी आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। इसमें आपका जो किस लिखा है इसकी जगह पे आपका इस हो जाएगा। तो इस समय WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो 145, 50, 149 और 194। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे 194 जाएगा। आपका जो अमेरिका है इससे अपनी सदस्यता को त्याग दिया है कोरोना काल में, तो इसीलिए आपका ये प्रश्न आपका क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होता है? अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? पायरिया, मलेरिया या फिर आपका काला ज्वर? तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे ए सभी, यानी कि इनमें से जो आपके तीन के तीनों बीमारी हैं आपका किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पायरिया आपका एंटमीमा जिंजीबेरिस से और मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है? तो आपका जो यहाँ पे प्रश्न उठाने का मतलब था एनीमिया से, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आपकी हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है? तो देखिए आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके दो पार्ट से बना होता है, ठीक है। ये आपके एक प्लस हिम से और प्लस आपका कौन से हो जाता है? ग्लोबिन से। किससे? ग्लोबिन से। तो आपका जो हीम वाला पार्ट होता है ये आपका आयरन से बना होता है और आपका आयरन का कौन सा फॉर्म? तो आपके फेरस का फॉर्म होता है, जिसको आप Fe+2 के नाम से भी जानते हैं। अगर ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो जो प्रश्न पूछा है कि हीमोग्लोबिन किस खनिज तत्व के द्वारा निर्माण होता है, तो आपका हिम जो यानी कि जो हीमोग्लोबिन है इसमें आपका जो आयरन है ये आपका खनिज तत्व है और खनिज तत्व आपका क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है। तो इतनी पॉइंट को आप लोग यहाँ पे मेंशन रखिएगा। अगर बात करें थोड़ा सा इस बीमारी के, तो आपकी जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इससे आपका जो बीमारी होता है आपका एनीमिया बीमारी हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाता है? आपको एनीमिया बीमारी हो जाता है। अगर भारत में पूछेगा प्रश्न कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के एनीमिया से लोग पीड़ित हैं, तो महिला में जो आपका आयरन डिफिशियंसी होता है यानी कि आपके आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया है यही आपके भारत में सबसे ज़्यादा फैला है और ये आपके प्रेग्नेंट वुमेन में यानी कि गर्भवती महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। मनुष्य में कुल कितने प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये कह रहा है कि आपका जो ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, इसमें कुल कितने प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण होते हैं यानी कि इनका निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आपके बॉडी में कुल 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका जो भाग होता है 10 वाला, 10 यानी कि 10 प्रोटीन आप लोग क्या करते हैं? आप खुद से लेते हैं बाहरी पार्टिकल्स से और आपका जो 10 होता है ये आपका खुद का बॉडी क्या करती है? संश्लेषित करती है। तो ऑप्शन में आपके यहाँ पे 10 वाला सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बाहरी जो भी चीज़ खाते हैं उससे आप लेते हैं 10 प्रोटीन और आपका जो 10 होता है वो आपकी खुद की बॉडी क्या करती है? सिंथेसिस करती है। टोटल आपका जो आवश्यक प्रोटीन होता है आपका क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार
रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी कि इनमें से कौन सा आहार है जो आपके रासायनिक उत्प्रेरक को प्रेरित करता है, यानी कि आपका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके बॉडी में हो रहा होगा इसको क्या करेगा, इसको आप स्टिमुलेट करेगा, यानी कि आगे बढ़ाने का मदद करेगा। तो जो ऑप्शंस आपके हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा या सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका प्रोटीन जाएगा, क्योंकि यही प्रोटीन ही है आपका जो कि आपके रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपका क्या देता है, आपको ऊर्जा प्रोवाइड करता है, तो आपका एनर्जी हो जाएगा। वसा भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में मेंशन करें। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके जल में अघुलनशील होता है। ऑप्शंस आपका जो दिया हुआ है पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ये सभी या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका ए वाला जाएगा। आपका जो पॉलीसेकेराइड होता है ये आपके जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। ये आपके पौधों में भी पाया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेबीज रोग का कारक होता है, यानी कि आपका जो रेबीज रोग है ये आपके किस वायरस या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो आपका ये जो कारक होता है ये आपका वायरस होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला ही सही जाएगा। अगर बात करें रेबीज रोग की तो इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, जिसमें बच्चों को या फिर जिसको भी होता है इसमें पानी से डर लगता है। क्या लगता है, पानी से डर लगता है, साथ साथ में क्या होगी, घबराहट होगी, और साथ साथ में आपको बुखार उखार भी हो सकता है। किस अंग को प्रभावित करता है आपका ये, तो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, तंत्रिका तंत्र को आपको प्रभावित करता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर का है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। यानी कि कौन सी बीमारी है जिसमें आपके ब्लड में पाए जाने वाला प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबियासिस और आपका डेंगू। तो जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे डी वाला। डेंगू के केस में आपका जो प्लेटलेट का संख्या होता है ये आपका कम हो जाता है। अगर बात करें प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज की तो आपका 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानिएगा कि डेंगू बीमारी के द्वारा आपके ब्लड में पाए जाने वाला प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। अगर यहाँ पे बात करें मधुमेह की तो मधुमेह कोई भी विषाणु या फिर जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, यानी कि यह कोई भी संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। अगर ये किसके द्वारा होता है तो ये इंसुलिन के, ठीक है, इंसुलिन की कमी या फिर अधिकता होने के द्वारा ये होता है। कम अधिकता मत कहिएगा, इंसुलिन की कमी के द्वारा ही होता है, जो कि आपके एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, और आपके अंगनाशय वाले ग्लैंड में ये पाया जाता है, ठीक है। अमीबियासिस की बात करें तो आपका जो अमीबिया पेचिस होता है ये इसी के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो कि आपके प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस इनके द्वारा होता है। ऑप्शन आपका है डायबिटिक, डिप्थीरिया, गठिया या फिर कैंसर। तो देखिए जो आपका डिप्थीरिया है यही आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ये अगर बात करें किस प्रकार का संक्रमण है तो आपके जीवाणु जनित आपका संक्रमण है। किस जीवाणु के द्वारा होता है तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। इसका लेक्चर हम अच्छे से ले चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देखिए, ठीक है। डायबिटिक आपको पता चल गया होगा, मधुमेह जो कि आपके इंसुलिन की कमी के द्वारा होता है। गठिया एक प्रकार का क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि खुद के सेल्स यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, खुद की जो आपकी एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं यही यहाँ पे वर्क करते हैं। कैंसर की बात करें तो आपके जब बॉडी में एबनॉर्मल टिश्यू होने लगते हैं तो यही आपका क्या होता है, कैंसर में बदल जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 19 नंबर का है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपका जो पेचिस है आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, लेकिन कौन सा यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है वो वर्क करता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपका है अमीबा, पैरामीशियम और आपका एंटमीबा, और आपका अगला है ट्रिप्नोसोमा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका एंटमीबा जाएगा। क्या जाएगा, एंटमीबा, ठीक है। एंटमीबा आपका जो होता है इसी के द्वारा आपका क्या होता है, पेचिस होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोरिट का जो होता है ये आपका पेचिस काज करता है। अमीबा मत क्लिक करिएगा, अमीबा बहुत साधारण होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है। कौन सा यहाँ पे बीमारी है जो कि आपकी वायु के द्वारा फैलता है, प्लेग, टाइफाइड, टीबी या फिर हैजा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो टीबी होता है यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपके वायु के द्वारा फैलता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जो भी आपके टीबी के पेशेंट होते हैं वो हमेशा क्या लगाए रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं। टीबी किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। किसके, माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। प्लेग की बात करें तो प्लेग किसके द्वारा होता है, बैसिलस पेस्टिस के द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इसमें आप लोग दूषित जल, दूषित पानी, ये सब खाने पीने से होता है, ठीक है। और हैजा आपका किसके द्वारा होता है, हैजा आपका किसके द्वारा होता है भैया, तो हैजा आपके विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है, जो कि आपके जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं इस बीमारी के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित तो बीमारी नहीं है, यानी कि कौन सा जो रोग है वो आपके बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप लोग लेक्चर देखा करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे रहते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए और साथ में इसको लाइक करिए, और अच्छा लगे तो इसको कमेंट करिए कीजिए, क्योंकि मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इतना सा तो कर ही सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। ये पूछा है कि कौन सा जो रोग है आपके बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, मियादी बुखार, हैजा, एस्मा यानी कि तपेदिक, या फिर एड्स। तो एड्स जो रोग है ये आपके वायरस के द्वारा होता है, HIV एड्स के द्वारा होता है, यानी कि HIV ही जो आपका वायरस है यही आपका एड्स काज करता है, और आपकी ये तीनों जो हैं आपके क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। BCG का टीका बच्चों को डाट रोग से बचाने हेतु दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो BCG का टीकाकरण होता है ये आपके TB बीमारी के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही आएगा। अगर डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया में भी हम लोग टीका देते हैं, ठीक है। कौन सा टीका, DPT, क्या देते हैं, DPT जो होता है इसमें हम लोग 3 बीमारियों के लिए दे सकते हैं, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया और आपका काली खांसी हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका TB जाएगा, क्योंकि आपका जो BCG वाला टीकाकरण है ये आपका किसके द्वारा होता है, BCG टीका के लिए BCG जो है आपके TB के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया आपका किसके लिए, DPT टीका लगाया जाता है, ठीक है, DPT, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है, यानी कि आपका जो वैक्सीनेशन शब्द है एक प्रकार का लैटिन शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति किस चीज़ से ली गई है। ऑप्शंस, दरियाई घोड़े से, कुत्ते से, गाय से, या फिर घोड़े से। सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका गाय से, ऑप्शन नंबर ये BC वाला सही जाएगा। देखिए वैक्सीनेशन जो होता है, जब भी वैक्सीन बनाते हैं तो किसी ना किसी एनिमल का यहाँ पे सहारा लिया जाता है, इसीलिए जो आपका वैक्सीनेशन है आपकी गाय से व्युत्पन्न किया गया, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। ऑप्शंस आपका है कुकुर खांसी, डेंगू, स्कर्बी, टाइफाइड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो स्कर्बी रोग है यह आपका विटामिन से होने वाला रोग है, किसके द्वारा, विटामिन से होने वाला यह रोग है, इसीलिए आपका ये संक्रामक बीमारी नहीं है। कुकुर खांसी आपका होता है, ठीक है, बर्टोलिस जो हमने बताया था। आपका जो डेंगू है ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। टाइफाइड भी आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 26 नंबर का है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया रोग का खोज का श्रेय किसके जाता है। मलेरिया रोग का जो श्रेय है वो किसको जाता है खोज के लिए, निजरबर्ग को, कैरेन को, या फिर सर रोनाल्ड रास को, या फिर के पार्क को। सही आंसर जाएगा आपका सर रोनाल्ड रास को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 27 नंबर का है। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, यानी कि इनमें से कौन सा जो बीमारी है आपके प्रोटीन की कमी से हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शंस है मेरे में से क्वासिकोर है, आपका टिटनेस है, तो आपका जो बी वाला है इसी के द्वारा आपका क्या होता है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। टिटनेस आपका किस प्रकार से, एक प्रकार के बैक्टीरिया के होने वाला बीमारी है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आपका विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, वो आपका जो टाइफाइड होता है इसको हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं और आपका आंत्रज्वर के नाम से भी जानते हैं। डाट के कारण होता है, दूषित पानी पीने से, दूषित खाना खाने से, हवा के द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला, इनमें से सभी, यानी कि आपका जो टाइफाइड होता है ये आपके दूषित पानी पीने से हो जाएगा, दूषित खाना खाने से, या फिर आपका जो हवा के द्वारा जिसमें आपका मतलब कि ये चीज़ें होंगी वहाँ से आपका ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइफाइड की बात करें तो आपके साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये बीमारी होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
एथलीट फुट का संक्रामक रोग है, यानी कि आपका जो एथलीट फुट बीमारी है ये किस प्रकार के संक्रमण के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका है फफूंद जनित या फिर जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर विषाणु जनित। इसका जो सही आंसर जाएगा आपका फफूंद जनित, यानी कि आपके ये फंगस के द्वारा इन्फेक्शन होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 30 नंबर का है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका जो ऑप्शन है गाइडर, स्कर्बी, बेरी आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है आपका नाइट ब्लाइंडनेस है। और आपका जो रेटिनॉल होता है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है आपके विटामिन ए का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 31 नंबर का है और 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु शिजेला के द्वारा कौन सा रोग होता है। अगर जीवाणु शिजेला के द्वारा बात किया जाए तो आपका दस्त रोग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आपका टीबी होता है। और अगर कुष्ठ रोग की बात करें, ठीक है, कुक्कुट नहीं होगा, कुष्ठ रोग होगा। अगर कुष्ठ रोग की बात करें तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, सॉरी जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि आपके जीवाणु के द्वारा होता है। तो पोलियो लिखा है, हीमोफीलिया लिखा हुआ है और आपका टाइफाइड है या फिर ये सभी दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका टाइफाइड जाएगा। टाइफाइड जो है आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि आपके जीवाणु के द्वारा होता है। हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक बीमारी है। और आपका जो पोलियो है आपके एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 33 नंबर का है। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि BCG वैक्सीन का डोज है, यानी कि जो BCG वैक्सीन है इसका डोज क्या होता है। 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.5 ml। तो इसका जो सही आंसर जाएगा 0.1 ml। कहीं कहीं बुक में आपको 0.2 ml मिल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे जो बुक में देखा था 0.1 ml था, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया। BCG टीकाकरण की बात करें तो BCG टीकाकरण आपके टीबी बीमारी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, टीबी बीमारी के लिए लगाया जाता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि टीबी की खोज किसने की थी। तो आपके जो रॉबर्ट कोच जी थे इन्होंने आपका टीबी का खोज किया था। टीबी का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। अगर बात करें BCG की खोज किसने की थी, यानी कि BCG वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो आपके जो एल्बर्ट कैलमेट थे, ठीक है, एल्बर्ट कैलमेट, यही आपके क्या किए थे, BCG वैक्सीन का निर्माण किए थे। और एक और थे ग्वाइन, ठीक है, ग्वाइन। तो ये दोनों मिलकर आपका ये बीमारी के प्रति एक वैक्सीन का निर्माण किया जिसका नाम BCG था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 35 नंबर का है। रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव कहलाता है, यानी कि जो भी रोग उत्पन्न करता है वो सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है, एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी, इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर कर देते हैं। जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं, यानी कि जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर ये रोग उत्पन्न करेंगे तो आपके एंटीजन कहलाएंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद में हमारी जो बॉडी है वो एक प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी, एक प्रकार के ऐसी प्रतिरक्षा चीज़ बनाएगी जिससे वो फाइट कर सके, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एंटीबॉडी कहलाएगा। और जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में जो ये बीमारी आ गई है, तो इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। और ये आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रति जो लड़ाई होती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ सेवक समाज, या फिर आपका यूनिसेफ, या फिर आपका सेंट जॉन एम्बुलेंस। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ एक प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है, यह आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है। इसका जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 37 नंबर का है। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सूतिका अवस्था में लघु विकार में शामिल है, यानी कि जब भी कोई भी गर्भवती महिलाएं सूतिका अवस्था में रहती हैं तो इनमें से कौन से लघु विकार, यानी कि छोटी छोटी बीमारी आ सकते हैं। स्तनों का अतिपूरित होना, या फिर एनीमिया, या फिर बवासीर, या फिर ये सभी। तो ये जो सही आंसर जाएगा आपका ये सभी जाएगा। एनीमिया तो आपको हर महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में लगभग देखने को मिलता है, इसीलिए उनको आयरन की गोली दी जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 38 नंबर का है। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु को देखभाल के तत्व शामिल हैं, यानी कि अगर कोई नवजात शिशु है इसका देखभाल करना है तो इनमें से कौन सा तत्व शामिल है। आपका जो ऑप्शन है, शरीर का तापमान समान बनाए रखना, नॉर्मल सैलाइन द्वारा आंखों की सफाई करना, विटामिन के का इंजेक्शन लगवाना, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये सभी, यानी कि जो भी आपके नवजात शिशु हैं
इनका देखभाल इन तीनों के द्वारा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 100 मिलीग्राम माँ के दूध में कितनी ऊर्जा मिलती है या फिर कितना ऊर्जा यहाँ पे मिलता है। तो जो ऑप्शन आपका है 40 किलो कैलोरी, ठीक है, 67 किलो कैलोरी, 97 किलो कैलोरी और आपका यहाँ पे दिया हुआ है 110 किलो कैलोरी। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि जो आपका 100 मिलीग्राम माँ का दूध होता है इसमें कुल मिला के कितना ऊर्जा होता है। और इसके बाद में आपको एक आंसर और बताना है कि आपका जो WHO है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। और एक क्वेश्चन आपको एक मेंशन और भी कर लीजिए, एक क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है कि आपका जो डिप्थीरिया रोग होता है, डिप्थीरिया रोग को अगर हमें टीकाकरण देना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा टीकाकरण का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से करना है और आप लोग, हमें उम्मीद है कि अच्छा करेंगे क्योंकि हम लोग बराबर लेक्चर ले रहे हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसको लाइक भी कर सकते हैं और साथ में अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग इसको ज्वाइन करिए। आज संडे है इसीलिए आज जो टेस्ट है आपका 10 बजे रात में किया जाएगा और भारी मात्रा में यहाँ पे प्रश्न उठाए जाएंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से लीजिए और आके टेस्ट में प्रतिभाग करिए और अपने को अंदाजिए कि आप किस लेवल के हैं और साथ में अपने एग्जाम में आप कैसा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।